हम इसमें हमें इसके टॉपिक जो हमारा था वो पेशेंस था, इसमें हमें डिफरेंट कॉम्पिटेंसी देखनी थी, इसका स्टैंडर्ड देखना था और इसका बेंचमार्क और SLOs देखना था। इसकी जो कॉम्पिटेंसी है वो डिसाइड इसके मैनेजमेंट लर्निंग एरिया होता है। तो हमारे पास इंग्लिश में बेसिकली 5 competencies है। The first one is reading and thinking skill, and the second one is writing skill, the third one is oral and communication skill, the fourth one is formal and lexical aspects of language, and the fifth one is appropriate ethical and social development. जब हम टेक्स्ट बुक को गो थ्रू करेंगे तो हमारे पास हर एक चैप्टर जो है वो इन सेक्शंस में डिवाइड है, जिसमें ये तमाम कॉम्पिटेंसी जो है वो कवर कर रहे हैं। For example, we have written a short line, we can define all the benchmarks, all the standards. So this is a short example of being a competent authority. That is more important in everything. क्योंकि लर्निंग में सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो ऐसे होता है जब हम कोई चीज़ टीच कर रहे होते हैं तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि एक्टिविटी में हम हमारा आउटकम क्या देंगे। ठीक है, जब चीज़ हम जो पढ़ा रहे होते हैं वो स्टूडेंट जो गोल रखते हैं, जो चीज़ें हम उन्हें समझा रहे होते हैं, बता रहे होते हैं, वो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता है। यहाँ पे हमने जैसे कॉन्टिकल आप लोगों ने देखा कि हमने सिंह टेक्स्ट बुक बोर्ड के चैप्टर कंपेयर किया यहाँ पर डिफरेंट तरह की कॉम्पिटेंसी, स्टैंडर्ड, बेंचमार्क और SLO के लिहाज से। तो हमने यहाँ पर ये ठीक है, हमारा टारगेट हमारा ये था आज का कि हम कंपेयर कर सकें कि किस तरह हमारा कोर्स नेशनल लेवल पर को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो हमने ये ऑब्जर्व किया इसके अंदर कि एग्जैक्टली हमारे जो जितने कॉम्पिटेंसीज है हमारे इस पैराग्राफ के अंदर, टॉपिक के अंदर, तकरीबन सारे के सारे कॉम्पिटेंसी, सारे के सारे स्टैंडर्ड, इनके अलावा सारे के सारे बेंचमार्क और SLO एक ही चीज़ इसको बहुत अच्छी तरीके से फॉलो कर रहा है। और तकरीबन समझ लेंगे हमने चूँकि यहाँ पे इंग्लिश की को ऑब्जर्व किया था, लेकिन मेरा ख्याल है कि इसके अलावा साइंस और मैथ के अंदर भी इनको फॉलो किया गया होगा। अब हम म्यूजिकल इंटेलिजेंस पे बात करेंगे और इसके जरिए हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ वर्ड। चलें, तो सबसे पहले हम एक पोएम की ड्राइंग पढ़ेंगे, तो सब मिलकर पढ़ें। हमारे पास एक ड्राइंग है, अगर हमको बता दो बिल्कुल सच, तुमने तुम्हारी इतनी मोटी आँखें, इतनी छोटी, मुस्कुराते हो तुम ऐसे, कोई बात हुई हो जैसे, अच्छा कुछ ना बोलो, दांतों वाला मुँह ना खोलो, अच्छा क्लास, ये हमने बॉडी पढ़ी, इसका मुझे ये बताएं इसमें आपने बॉडी पार्ट कौन से निकाले जो हमने यूज किए अभी। सबसे पहले आई, दूसरी बताएं आप बताएं बस। ठीक है, दूसरे में आप बता दो ये एनिमल्स में होता है। ठीक है, एनिमल्स बॉडी पार्ट। और बताएं और बताएं और कुछ नहीं बस। हमने निकाली ये बॉडी पार्ट्स हमारे। तो जो बच्चे म्यूजिक में इंटरेस्ट रखते हैं तो इस पोएम के जरिए हमें ये बॉडी पार्ट्स पता चले, हाथ में ताज, दो और मुंह, तो ये हमारे पास पार्ट्स थे बॉडी पार्ट्स। ठीक है, हमारे पास स्टैंडर्ड्स निकाल दिए और एक कॉम्पिटेंसी क्या होते हैं, डिफरेंट स्टैंडर्ड्स होते हैं। तो हमारे पास जो फोर्थ कॉम्पिटेंसी है उसमें 3 स्टैंडर्ड्स हैं, प्रोनाउंसिएशन, वोकैबुलरी और ग्रामर। तो हमने ग्रामर को टच किया। ग्रामर में हमने
हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि क्लास 7 की जो साइंस बुक है उसकी अलाइनमेंट करती है करिकुलम के साथ। तो जो साइंस बुक है इसको जो करिकुलम में डाला गया, तो जब बैठक हो गई, जितने भी लोग थे वो बैठ गए, तो उन्होंने कहा कि भी साइंस में बेसिकली 3 चीज़ें होनी चाहिए, जिसको हम कहते हैं लाइफ साइंस, सेकंड नंबर पे आता है फिजिकल साइंस, और तीसरे नंबर पे आता है अर्थ एंड स्पेस साइंस। मैं थोड़ा डिफाइन करूँगा इसको। लाइफ साइंस जो होता है इसमें हम ज़्यादातर बात करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में, उसका लाइफ साइकिल क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक वगैरह क्या होती है, इन लिविंग ऑर्गेनिज्म का एनवायरनमेंट में क्या असर होता है, एनवायरनमेंट का इन चीज़ों में क्या असर होता है, इन तमाम का ताल्लुक जो होता है उसको कहते हैं लाइफ साइंस, तो कहते हैं फिजिकल साइंस। इसमें हमारे पास जो चीज़ें होती है वो ज़्यादातर होती है नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसा कि चार्जेस वगैरह, करंट क्या होता है, फोर्स किसे कहते हैं, मास किसे कहते हैं, एनर्जी किसे कहते हैं, ये तमाम चीज़ें आती है फिजिकल साइंस। तीसरे नंबर पर आता है अर्थ एंड स्पेस, जिसको हम कहते हैं इल्म फल्किया। जितनी भी चीज़ें वगैरह होती है, जैसे कि चांद हो गया, सितारे वगैरह हो गए, प्लेनेट्स वगैरह हो गई, उन तमाम का ताल्लुक जो होता है वो अर्थ एंड स्पेस साइंस है। अब अगर मैं थोड़ा देखना चाहूँ, ये हमारे क्लास 7 की जो साइंस बुक है, क्या ये हमारे करिकुलम के मुताबिक बना है या नहीं? इसमें आपके पास आता है ह्यूमन ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल लिविंग ऑर्गेनिज्म है। सेकंड नंबर पे आता है ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन एंड प्लांट्स, ये भी बिल्कुल आता है, लाइफ साइंस से आता है। तीसरे नंबर पे आता है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, प्लांट्स में हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लाइफ साइंस में आता है। चौथा चैप्टर जो है एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट एंड फीडिंग रिलेशनशिप, ये भी प्लांट से ताल्लुक रखता है, इसको भी हम कहते हैं, ये भी लाइफ साइंस है। 5वें नंबर पे वाटर है, ये भी हमारे पास आता है, लाइफ साइंस में आता है। ये 5 चैप्टर जो है कैटेगरी की, इसको हमने डाला है लाइफ साइंस पे। आखिर के दरमियान के जो 6 चैप्टर है उसको हम कहते हैं कि इसका ताल्लुक फिजिकल साइंस से, जिसमें आपके पास आता है स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, ये फिजिकल साइंस है। फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, ये भी आपके पास क्या है, फिजिकल साइंस है। हमारे पास 8वां जो है ट्रांसमिशन ऑफ हीट, ये हमारे पास है इन्वेस्टिगेटिंग द स्पेस, इसको हमने कैटेगोरिकली डाला गया है अर्थ एंड स्पेस साइंस में। तो हमारे पूरी क्लास 7 की जो साइंस बुक है वो बिल्कुल अकॉर्डिंग टू द करिकुलम के मुताबिक है। फिर भी हम लोग एक चैप्टर उठाएंगे, एक मेजर एरिया उठाएंगे, और वो मेजर एरिया हमारे पास है लाइफ साइंस। चैप्टर नंबर 5 है लाइफ साइंस से उसका ताल्लुक है। तो मैं बुलाना चाहूँगा मिस तरफ तो वो आए और वो लाइफ साइंस पर। मैं यहाँ पे एक्सिस्टेंशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात करने आई हूँ। ये इंटेलिजेंस ऐसी इंटेलिजेंस होती है किसी भी इंसान के अंदर ऐसी एबिलिटी और कैपेसिटी कि वो किसी भी चीज़ के बारे में डीप थिंकिंग करे। अगर ये डीप थिंकिंग ना होती तो अभी कुछ भी इन्वेंट नहीं होता, क्योंकि अगर साइंटिस्ट अगर डीप थिंकिंग ना करते कि कोई चीज़ क्यों हो रही है, किस लिए हो रही है, किस तरह से हो रही है, अगर वो ये सब ना करते तो आज कुछ भी हमारे पास इन्वेंट नहीं होता, हम इतना अपने दुनिया को इस तरह डिस्कवर नहीं कर पाते। तो हमें अपने बच्चों के अंदर इस तरह की डीप थिंकिंग को डिस्कवर करना चाहिए, उनके अंदर डेवलप करना चाहिए इस तरह की एबिलिटी को। कि हमारे यहाँ लोगों के अंदर ये सलाहियत या तो नहीं होती, या अगर वो बच्चों के अंदर होती भी है तो उसको दबा दिया जाता है, क्योंकि हम उनको अक्सर क्वेश्चनिंग करने को हम सपोर्ट नहीं करते। अगर हमारी क्लास में भी या हमारे घरों में भी हमारे बच्चे हमसे सवाल करते हैं तो हम हौसला अफजाई नहीं करते। अगर हमारे पास उनके जवाब नहीं होते तो जवाब तलाश करने के बजाय उनको हम डांट देते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि उनके अंदर वो जो सोचने की सलाहियत अगर कुदरती तौर पे भी होती है तो वो वही दब जाती है, उस तरह से उभर के सामने नहीं आ पाती। इसी वजह से हमारे यहाँ आप देखें साइंस की जितनी इन्वेंशन है ज़्यादातर अब वो हमारे यहाँ नहीं होती, और ज़्यादातर फिलोसफर्स या नई थ्योरीज भी हमारे यहाँ से नहीं आती हैं, ज़्यादातर यूरोपियन साइड या मगरब से आ रही होती हैं अब। तो इसकी वजह क्या है कि हमारा एजुकेशनल सिस्टम जो है इस चीज़ को प्रोमोट नहीं करता। हम अपनी क्लास के अंदर बच्चों को ज़्यादातर क्या होता है और कब होता है, कहाँ होता है तक बताते हैं, क्यों होता है तो फोकस नहीं करते, ठीक है। क्वेश्चनिंग करने को हम सपोर्ट नहीं करते। या इसकी आप एग्जाम्पल देखें कि जब भी न्यूज़ हमारे सामने कोई न्यूज़ पेश की जाती है, कोई वाक़या बयान किया जाता है, तो कोई भी चैनल अपने परसेप्शन से या अपने एजेंडे से उसको पेश करता है, और हम में से ज़्यादातर लोग उसको एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसकी वजह क्या होती है कि हमें उसके ऊपर सोचना, उसको एनालाइज करना, हकीकत तक पहुँचना, ये हमें सिखाया ही नहीं गया होता, क्योंकि हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर इसकी देखा जाए तो गुंजाइश ही नहीं है। हमारा फोकस क्या होता है, सिलेबस कंप्लीट करना है, एग्जाम देना है, नंबर लेना है, ठीक है। तो
हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि जब हम क्लास में जाएं तो कोशिश करें कि अगर बच्चों के अंदर इस तरह की सलाहियत है या नहीं भी है तो उसको प्रमोट करने की कोशिश की जाए, उनको क्वेश्चनिंग पे उभारा जाए। इस तरह से हमने अपना एक लेसन प्लान किया है जो मैं आपको लेकर के दिखाएंगे। रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, तो मेरे जो 4 स्टेजेस में जो हमारे पास जो थ्योरी है, जो है जी पीरियड थ्योरी है, आ जाइए। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज ये ऑनवर्ड 12 मतलब कि 12 साल के बाद। आप लोग भी ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि बच्चा 12 साल से पहले, जैसे सर ने कहा है कि वो हर एक चीज़ को अब ऑब्जर्व करना शुरू कर रहे हैं। 12 से ऊपर मतलब बचपन और जवानी के दरमियान की जो एज होती है उसकी वो इतनी स्पेसिफिक होती है उसके लिए कि वो उसी वक्त जो है वो डिसाइड कर लेता है कि मुझे मुस्तकबिल में क्या करना है। मतलब वो अपने इर्द गिर्द एरिया से या अगर मूवीज़ हो गई या अपने टीवी हो गया या किसी रोल मॉडल को देख के वो पहले से ही अपना माइंड को ये पावर कराने की कोशिश कर रहा होता है कि मुझे इस तरह का बनना है। और आपने देखा होगा कि तो ये स्टेज वो है कि जैसे 8, 9, 10 के जो बच्चे होते हैं हमारे पास, वो उसी वक्त पहले से ही अपने माइंड में डाल देते हैं कि भाई मुझे आर्मी में जाना है, मुझे पायलट बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है। क्योंकि उसके अंदर वो फीलिंग्स आना शुरू हो जाती है और वो उस सोच को भी अपने अंदर पैदा करना शुरू कर देता है। इसका मतलब ये है कि ये जो कहलाती है आपका फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज कहलाता है, इसमें ये रीजनिंग बेस पे और क्या नाम है हाइपोथेटिकली और एब्स्ट्रैक्ट फीलिंग जो होती हैं इन सबको क्या करता है वो क्या बोलते हैं अपने अंदर, यही मुझे समझ आया। साल से लेकर 6 साल तक होती है। इसमें जो है जो बच्चों की फाइन मोटर डेवलपमेंट होती है वो बहुत अच्छी तरह से हो जाती है। फाइन मोटर डेवलपमेंट वो होता है कि बच्चा जो है अपने मसल्स को यूज़ करते हुए छोटे छोटे काम कर सकता है। लाइक 0 to 2 ईयर्स में बच्चा कोई हेवी खिलौना नहीं खा सकता, बट पेन जो है वो 1 साल 1.5 साल में बच्चा पेन वगैरह या छोटे छोटे लाइट वेट खिलौने उठा सकते हैं, चल सकते हैं, बट भागने में अपनी ग्रिप होती नहीं है 0 to 2 ईयर्स में। बट 2 to 6 ईयर्स में बच्चों का भाग दौड़, जंपिंग, क्लाइंबिंग ये चीज़ कर सकते हैं। फाइन मोटर डेवलपमेंट बच्चे थोड़े हेवी खिलौने उठा सकते हैं, खिलौने फाइन मोटर स्किल्स के अंदर आती है ड्राइंग सीखना। समझ के रिस्पॉन्स करने की भी वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। डिस्क्राइब किया उसके अंदर एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी कि फर्स्ट स्टेज के अंदर सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ जो लाइफ टाइम का सबसे ज़्यादा रैपिडली ग्रोथ का टाइम होता है वो फ्रॉम 0 to 2 ईयर्स। इतनी तेज़ी से बच्चा कोई भी इंसान उस वक्त सीखता है, पूरी उम्र में उतनी तेज़ी से फिर दोबारा कभी नहीं सीखता। इतनी तेज़ी से उसकी डेवलपमेंट हो रही होती है, उसकी सारी मूवमेंट्स की और उसकी सारी जो स्किल्स होती हैं। इसके अलावा जो स्टेज 2 है उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो रैपिड ग्रोथ होती है वो फाइन मोटर स्किल्स की होती है। और थर्ड नंबर पे जब हम आते हैं तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो नज़र आती है वो इमोशनल डेवलपमेंट होती है। और साथ साथ इसके साथ साथ जो है उसकी हाइट में सबसे ज़्यादा तेज़ी से इजाफा कब होता है फ्रॉम एज 6 to 12 ईयर्स। बहुत तेज़ी से वो फिजिकली ग्रो करता है। इसके अलावा उसकी फाइन मोटर स्किल्स मज़ीद स्ट्रॉन्ग होती हैं, यानी कि उसके मसल भी स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। वो खेल सकता है, वो स्पोर्ट्स में हिस्सा ले सकता है। और कॉग्निटिव स्किल्स के ऊपर जब आएंगे तो उसकी वो मज़ीद बेहतर तरीके से सोच सकता है, समझ सकता है, अपने छोटे छोटे मसले हल कर सकता है, अपने साथियों के साथ मतलब गैदरिंग अपनी बना सकता है, बाहर ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता है। जैसे इससे पहले की एज में वो इतना ज़्यादा जो अजनबी होते हैं उनके साथ अच्छा महसूस नहीं करता। बाद में वो जब स्कूल जाने लगता है तो वो उनके साथ अपने दोस्तों के साथ यानी वो सोशलाइज कर सकता है उसको। इसके अलावा उसमें ये है कि वो अपनी नेटिव लैंग्वेज के अलावा कोई और लैंग्वेज भी सीख सकता है। यानी 6 साल तक का बच्चा कुदरती तौर पर अपनी नेटिव लैंग्वेज सीखता है। 6 से 12 साल की उम्र में बच्चे को और जितना कुछ सिखाया जाए वो बहुत तेज़ी से उन चीज़ों को सीख लेता है। यानी कि अगर 12 ईयर्स तक बच्चों को कोई और लैंग्वेज सिखाई जाए तो वो बहुत जल्दी वो दूसरी लैंग्वेज भी सीख सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा स्ट्रॉन्ग होने लगता है और कॉन्सेप्ट उसके क्लियर हो जाते हैं। किसी चीज़ के बारे में आहिस्ता आहिस्ता उसका परसेप्शन
पक्का हो जाता है, यानी कि एक चीज़ को वो पूरी तरह से सोचता है जब पहले उसका हर वक्त उसके ख्यालात बदलते रहते हैं, लेकिन 12 ईयर्स तक की एज के आते एजुकेशनल स्टेज। इस स्टेज में क्या होता है कि एक बच्चा जो है वो लॉजिकली सोचता है। मिसाल के तौर पे जैसे सर ने कहा कि एक बच्चा है, उसके सामने अगर स्लीपर्स वगैरह रख दी जाए तो उसको पता नहीं होता कि ये स्लीपर्स दोनों की शेप तो फिजिकली वैसे सेम नज़र आ रही होती है। बच्चा इसको यानी 7 ईयर्स तक उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाता। फिर क्या होता है, जैसे बच्चा 7 ईयर्स तक उसके बाद यानी जब वो लॉजिकली सोचता है कि ये जो मेरे पास जो स्लीपर्स है इसका लेफ़्ट और राइट कौन सा है, तो वो उसको लॉजिकली सोच कर उसको पहन लेता है। इसी तरीके से इसके अंदर एक और बात ये है कि बच्चे के अंदर एक ये चीज़ भी पैदा हो जाती है आफ्टर 7 ईयर्स के बड़ा कौन है। अब जैसे 7 साल से पहले बच्चे को बताया जाता है कि ये बड़ा है, इससे इस तरह बात करनी है, ये छोटा है, ये इस तरह बात करनी है, ये आपके कज़न से उनके साथ इस तरह के आपने कन्वर्सेशन करनी है। तो बच्चे के अंदर 7 to 11 ईयर्स में कन्वर्सेशन का तरीका आ जाता है, किस तरीके से कन्वर्सेशन करनी है, बड़ों से किस तरह बिहेव करना है, छोटों से किस तरह बिहेव करना है। इसके अलावा जो है बच्चे जो है हर चीज़ को ऑर्गेनाइज करते हैं। जैसे कि सर ने एक्सप्लेन किया, तो अब जो है वो मैं इसको बेसिकली डिविजन्स करना चाह रही हूँ कि हमारी क्लास 7 की बुक है, उसमें हम लोगों ने जो टॉपिक हमारा जो बेसिक टारगेट है वो है साइंस। बेसिकली कॉम्पिटेंसी में हम सब्जेक्ट देख रहे होते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर जो मेन सब्जेक्ट है वो है साइंस। साइंस में फिर हम मज़ीद कॉम्पिटेंसी में कैटेगराइज कर रहे होते हैं कि ये साइंस के कौन से ब्रांच में फॉल कर रहा है। तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के ब्रांचेस हैं, जिसमें लाइफ साइंस है जिसको हम एवरीडे साइंस भी कह रहे होते हैं, नेचुरल साइंस भी कहते हैं। इसके अलावा हमारे पास फिजिकल साइंस है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, आर्ट एंड स्पेस साइंसेस हैं। इसके अलावा और भी मज़ीद ब्रांचेस हैं, लेकिन इसमें जो हमारे पास ये फॉल कर रहा है टॉपिक जो है हमारा, हमने जो चैप्टर सेलेक्ट किया था वाटर तक, वाटर जो है वो एवरीडे साइंस या लाइफ साइंस से रिलेट कर रहा है। तो अब हम कॉम्पिटेंसी में ये देख रहे होते हैं कि साइंस की कौन कौन से एरियाज ऐसे हैं जिनको हमने कवर करने की हमें ज़रूरत है। तो बेसिक यही है कि ये की लर्निंग एरिया है, और मज़ीद इसके जो डिस्क्रिप्शन है वो फिर हम स्टार्टर्स में देख रहे होते हैं, जिसको सर बता रहे हैं। आगे मज़ीद मैं इसको लेके चलूँगा। जैसे कॉम्पिटेंसी हमारी है लाइफ साइंस, और लाइफ साइंस के अंदर जो हमारा टॉपिक है वो है वाटर। ठीक है, हम इसके अंदर ये देखेंगे कि ये बेसिकली क्या है, डिस्क्रिप्शन ऑफ कॉम्पिटेंसी होती है। जो हमारे स्टैंडर्ड होते हैं वो डिस्क्रिप्शन ऑफ कॉम्पिटेंसी होती है, और हमने उसको डिफाइन करने के लिए वाटर का टॉपिक ये है कि वाटर क्या है, ये लाइफ साइंस से कैसे रिलेट करता है, इसका फार्मूला क्या है, और ये बेसिक नीड में कहाँ यूज़ हो रहा है, इसके कितनी टाइप्स है वाटर की, वो तमाम हम स्टैंडर्ड हमने पढ़कर उसको डिफाइन किया। मज़ीद आगे बेंचमार्क जो हमने टारगेट सेट किया उसको डिफाइन करने के लिए बेंचमार्क होता है, बेंचमार्क वो टारगेट्स होते हैं, वो एरियाज होते हैं जो कि टीचर को कवर करने होते हैं। लाइक हमारे पास स्टैंडर्ड में है वाटर, तो बेंचमार्क जो है वाटर को रिलेट करेगा बच्चे के उस डेवलपमेंटल लेवल से, डेवलपमेंटल एज से, किस एज में, इस क्लास में जो है वो कौन से कॉन्सेप्ट है, वो कौन से एरियाज हैं जो वो स्टूडेंट कवर करेगा। टू बी यूज लाइक इस बेंचमार्क में हमने देखा है नीड्स ऑफ वाटर। तो वाटर जो है लाइफ साइंस से क्योंकि वाटर रिलेट करता है, तो वाटर की लाइफ के लिए क्या इंपॉर्टेंस है, कहाँ कहाँ लिविंग ऑर्गेनिज्म को वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, किस तरह जो है लाइफ को सपोर्ट करता है वाटर। उसके बाद हम देख रहे हैं सोर्सेज को, कि वाटर किन सोर्सेज का ऑब्टेन करता है। तो स्टूडेंट को इस डेवलपमेंटल लेवल पे स्टेज पर जो है ये क्लियर होना चाहिए कि वाटर के सोर्सेज क्या है, वो नेचुरल सोर्सेज है, आर्टिफिशियल सोर्सेज है। तो ये चीज़ हम बेंचमार्क में रखते हैं। उसके बाद है फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर, तो ये कॉन्सेप्ट स्टूडेंट को क्लियर होना चाहिए इस डेवलपमेंटल एज पे कि वाटर में इम्प्योरिटीज़ भी मौजूद होती हैं, कुछ पॉलिटेक्निक ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से शामिल होती हैं, किस तरह हम उसको प्योरीफाई कर सकते हैं, किस तरह हम यूज़ के काबिल बना सकते हैं, और उसके बाद हम उसके यूजेज देखेंगे। तो बेंचमार्क वो एरियाज वो टारगेट्स हैं जो कि टीचर को अचीव करने होते हैं उस डेवलपमेंटल एज पे। नेक्स्ट एसएलओज लास्ट स्टेप में जो है एसएलओज में हम ये जो टॉपिक एक्सप्लेन किया स्टैंडर्ड 7 के लिए वाटर का, उसमें जो है वो हम क्या चीज़ें स्टूडेंट से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो सीखें। जैसे उन्होंने टीचर का जो टारगेट था वो नीड्स ऑफ वाटर, सोर्स ऑफ वाटर और फिल्ट्रेशन और इसको हम प्रैक्टिकली भी करके दिखा सकते हैं कि जैसे प्योर वाटर, इम्प्योर वाटर, सॉल्टी या फ्रेश वाटर, इसको हम स्टूडेंट को प्रैक्टिकली क्लास। हमारे पास जो टॉपिक है अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट बुक विद करिकुलम। करिकुलम की डेफिनेशन आप सुबह से पढ़ रहे हैं और अच्छी तरह से हमने पढ़ भी ली है। मैं यहाँ बात करूँगी अलाइनमेंट पे। अलाइनमेंट
क्या है अलाइनमेंट? इट इज़ द कंपैरिजन ऑफ टू थिंग्स। यहाँ पे जो कंपैरिजन हो रही है, कंपैरिजन ऑफ टेक्स्ट बुक विद करिकुलम, ठीक है। तो वी हैव चूज क्लास 8 मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक। इसको आगे समराइज करेंगे शहबाज, तो शहबाज प्लीज इसको समराइज कर दें। उसके बाद 1 बाय 1 हमारे साथी आएंगे और फिर नेशनल करिकुलम के लिहाज से जो मैथमेटिक्स जो है उसको नेशनल करिकुलम में इसको 5 स्टैंडर्ड्स में डिवाइड किया। बेसिकली मैथमेटिक्स में कॉम्पिटेंसीज और स्टैंडर्ड जो तकरीबन एक सेम मीनिंग में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो नेशनल करिकुलम में जो मैथमेटिक्स कोर्स है सब्जेक्ट है इसको 5 स्टैंडर्ड में डिवाइड किया। स्टैंडर्ड नंबर 1 नंबर्स एंड ऑपरेशन है, स्टैंडर्ड नंबर 2 अलजेब्रा, स्टैंडर्ड नंबर 3 मेजरमेंट एंड ज्योमेट्री, स्टैंडर्ड नंबर 4 इंफॉर्मेशन हैंडलिंग एंड स्टैंडर्ड नंबर 5 रीजनिंग एंड लॉजिकल थिंकिंग। तो इस 5 स्टैंडर्ड्स का हर चीज़ मकसद ये नहीं है कि ये 5 स्टैंडर्ड्स ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड नंबर 5 तक एप्लीकेबल है, बल्कि ये 5 स्टैंडर्ड्स ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 12 तक अपने एक्सटेंट के लिहाज से कि ग्रेड 1 में जो नंबर्स एंड सिस्टम्स है, नंबर्स एंड ऑपरेशन है वो किस हद तक एप्लीकेबल हो रही है। बेसिकली तमाम चीज़ें बताई जाती हैं बेंचमार्क के अंदर। तो नंबर एंड सिस्टम हम क्लास 1 में कितना अचीव करना चाह रहे हैं, ये तमाम चीज़ें बेंचमार्क बताई जाएगी। ग्रेड 8 के अंदर नंबर एंड सिस्टम्स कितना अचीव हो रहा है या कितना हम अचीव करना चाह रहे हैं, ये तमाम की तमाम चीज़ें किसे बताते हैं, बेंचमार्क के अंदर बताते हैं। जबकि SLOs के अंदर हम ये देखते हैं कि स्टूडेंट जो है कोई पार्टिकुलर टॉपिक पढ़ने के बाद कितना वो उस चीज़ को समझता है और उसका आउटकम बेसिकली होगा क्या। तो बेसिकली हमने जो चैप्टर सेलेक्ट किया है नंबर ग्रेड नंबर्स, बाकी आगे जो ग्रेड करेंगे समझाती है कि कॉम्पिटेंसीज स्टैंडर्ड्स वगैरह क्या होते। हमें जो किताब मिली थी वो क्लास 8 की मैथमेटिक्स की बुक थी, जिसमें से हमने चैप्टर नंबर 2 सिलेक्ट किया है और उसको हमने ऑब्जर्व किया है कि नेशनल करिकुलम को फॉलो कर भी रहा है या नहीं। तो बेसिकली एज सरफेस के मैथ्स में कॉम्पिटेंसी और स्टैंडर्ड एक ही चीज़ होती है, लेकिन हमने इसकी डेफिनेशन के हिसाब से इसको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश की अपने चैप्टर्स में। बेसिकली कॉम्पिटेंसी की डेफिनेशन जो वो है की एरिया ऑफ लर्निंग है। तो यहाँ पर जो एरिया कवर हो रहा है मैथ्स का वो नंबर एंड ऑपरेशन है चैप्टर नंबर 2 में, जिसमें नंबर और उसके ऑपरेशंस के बारे में डिस्कशन की गई है। एज द स्टैंडर्ड डेफिनेशन सेज के उसी कॉम्पिटेंसी की डिस्क्रिप्शन जो है वो स्टैंडर्ड में की जाती है। तो स्टैंडर्ड में हमने इसी कॉम्पिटेंसी को थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दिया है कि नंबर एंड ऑपरेशन में क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी। नंबर ऑफ ऑपरेशन में आपके फ्रैक्शंस आ जाएंगे, डेसिमल्स आ जाएंगे, HCF, LCM, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट्स वगैरह आ जाएंगे। मज़ीद इस चैप्टर के बेंचमार्क जो है वो हम डिस्कस करेंगे। मैं यहाँ पे आपसे डिस्कस करूँगी व्हाट इज बेंचमार्क। बेसिकली बेंचमार्क क्या होता है, हमारे बेंचमार्क टीचर का टारगेट ऑफ लर्निंग होता है जो कि उसको अचीव करना चाहिए कि मेरा जो स्टूडेंट है मुझे अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड्स मुझे इस टॉपिक पे इसको इस तरह उसको एक्सप्लेन करना है कि वो समझ सके। यहाँ पे हमारा टॉपिक चैप्टर है वो है रियल नंबर। उसके जो बेंचमार्कर्स में हमें ये है कि वी शुड लर्न। हमारे पास जो पॉइंट नंबर 7 है या 7th इंटेलिजेंस है, वो हमारे पास है इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। इंट्रापर्सनल जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि इसमें इस इंटेलिजेंस डेवलप होती है सेल्फ रिफ्लेक्शन से, कि जो चीज़ इंसान रीड कर रहा है, जो फील कर रहा है उसको ही, या फिर जो चीज़ ऑब्जर्व हो रही है उन चीज़ों को ही यूज़ करते हुए अपना ओपिनियन या फिर अपनी डेली लाइफ में उस चीज़ को यूज़ कर रहे होते हैं। इसके 4 मेजर कंपोनेंट्स हैं। फर्स्ट इज सेल्फ नॉलेज, सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ एस्टीम एंड इंट्रोस्पेक्शन। तो ये 4 पॉइंट्स जो है मेरे नेक्स्ट ग्रुप मेंबर इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको डिस्क्राइब किया। सेल्फ नॉलेज वो होता है कि किसी भी स्टूडेंट, किसी भी बच्चे के अंदर जब डेवलपमेंट, चाइल्ड डेवलपमेंट हो जाती है तो उसके बाद जो है वो रिएक्ट कर पाता है कि क्या चीज़ नेगेटिव है और क्या चीज़ पॉजिटिव है। उसके लिहाज से वो अपनी लाइफ को जो है वो आगे जो है वो प्रोसीड कर रहा होता है। सेकेंड है सेल्फ मोटिवेशन, और जो उसके पास नॉलेज होती है उस नॉलेज की बेस पे जो उसे जो चीज़ करनी चाहिए, आया कि वो चीज़ जो है उसकी अपनी पर्सनल डेवलपमेंट में और लाइफ चेंजिंग के लिहाज से वो चीज़ें सही है कि नहीं, वो सारी की सारी चीज़ें आती हैं सेल्फ मोटिवेशन के अंदर। और यही चीज़ आगे प्रोसीड करते हैं सेल्फ स्टीम के अंदर। जब वो सारी डेवलपमेंट मतलब उसके अंदर डेवलप हो जाती है, उसको सेल्फ नॉलेज आ जाती है, वो सेल्फ मोटिवेटेड हो जाता है, देन वो अपनी लाइफ के अंदर वो चेंज लेकर आ जाता है कि जो चीज़ उसने सेल्फ मोटिवेट हुआ था, जिस चीज़ के लिए क्या है कि वो चीज़ सही है कि गलत, तो वो अपनी लाइफ को कम्प्लीटली चेंज कर चुका होता है। और उस कंप्लीट चेंज करने के बाद नंबर 4th वन जिसको हम कह रहे हैं इंट्रोस्पेक्शन उसे कहते हैं कि आपस में एक दूसरे के साथ जब वो कॉन्टेक्ट में होते हैं तो उनका बिहेवियर क्या होता है, वो सारी
सारी की सारी चीज़ें बिलोंग करती हैं किस चीज़ से, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस से। हाँ, सो आज जो है हम एक इंटेलिजेंस से बात करेंगे जो है नेचुरलिस्ट इंटेलिजेंस। नेचुरलिस्ट अगर हम इस वर्ड के ऊपर थोड़ा फोकस करें तो इसमें एक वर्ड आ रहा है नेचर, यानी इस तरह की इंटेलिजेंस जिसमें हम जो स्टूडेंट होगा वो उसका इंटरेस्ट नेचर में होगा, यानी वो डिफरेंट प्लांट्स, डिफरेंट एनिमल्स, वेदर, आपकी सराउंडिंग, आपका एनवायरनमेंट, वो उस पर इंटरेस्ट लेगा। क्लाइंबिंग, हाइकिंग वगैरह इस चीज़ में उसका इंटरेस्ट होगा। डिफरेंट प्लांट्स को वो डिफ्रेंशिएट कर सकता है, डिफरेंट एनिमल्स को उसके हैबिटेट के लिहाज से, उसकी रिक्वायरमेंट के लिहाज से वो डिफ्रेंशिएट कर सकता है। इस तरह के बच्चे जो है या तो साइंटिस्ट बन जाते हैं या फिर वो PhDs कर रहे होते हैं या अपनी बुक्स लिखते हैं, ऑथर्स बन जाते हैं डिफरेंट प्लांट्स पर या फिर एनिमल्स पर या एनीथिंग विच रिलेटेड टू नेचर। एक हम एग्जाम्पल लेंगे चार्ल्स डार्विन की, वो एक नेचुरलिस्ट थे जिन्होंने अपनी थ्योरी पेश की थी, थ्योरी ऑफ द फिटेस्ट वन। या फिर हम जॉर्ज मेंडल की बात करें, वो भी जो है एक नेचुरलिस्ट थे। एक्चुअली वो जेनेटिक उन्होंने पढ़ी थी लेकिन वो नेचुरलिस्ट थे। उनका इंटरेस्ट प्लांट्स में था, डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स में, जिसमें उन्होंने पी प्लांट के ऊपर बहुत रिसर्च की थी और उससे उसके डिफरेंट जेनेटिक्स बताए थे। तो इस तरह के बच्चे जो होते हैं जिनमें नेचुरलिस्ट इंटेलिजेंस होती है, वो नेचर से बहुत क्लोज होते हैं, पॉल्यूशन के अगेंस्ट होते हैं, एंथुसियास्टिक होते हैं नेचर के लिए। इसी नेचुरल इंटेलिजेंस के लिए जो है हमने एक छोटा सा जो है रोल प्ले तैयार किया है, प्रोसीड करते हैं उसके लिए। तो स्टूडेंट्स आज मैं आपको पढ़ाऊँगी टाइप्स ऑफ प्लांट्स, लेकिन टाइप्स ऑफ प्लांट्स पढ़ाने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी जो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में पढ़ाया था, ट्रांसपायरेशन, क्योंकि मुझे इस टॉपिक को डिस्क्राइब करने के लिए बार बार ट्रांसपायरेशन यूज़ करना पड़ेगा। तो व्हाट इज ट्रांसपायरेशन? वाटर वेपर्स या प्लांट्स के मतलब इसे ट्रांसपायरेशन। यस, वेरी गुड। लीव्स के स्टोमेटा से एक्सेस ऑफ वाटर का वेपर की फॉर्म में रिलीज हो जाना ट्रांसपायरेशन कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ जो हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ प्लांट्स, या 4 टाइप्स ऑफ प्लांट्स, हाइड्रोफाइट्स, हेलोफाइट्स, मीसोफाइट्स एंड जीरोफाइट्स। नंबर 1 हाइड्रोफाइट्स, जैसे कि नाम से जाएगा हाइड्रोफाइट्स यानी कि वो प्लांट्स जो कि कहाँ पाए जाते हैं? पानी में। तो पानी वाले प्लांट्स, पानी में पाए जाने वाले प्लांट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स ये होती है, इनकी जो लीव्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड एंड फ्लैट होते हैं। ब्रॉड एंड फ्लैट क्यों होते हैं? क्योंकि ये प्लांट्स पानी में पाए जाते हैं तो इनके अंदर वाटर बहुत ज़्यादा होता है। तो वाटर बहुत ज़्यादा होता है तो इसलिए वाटर को रिलीज करने के लिए इनका जो सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा ब्रॉड होता है। और यहाँ पे ट्रांसपायरेशन तो होता ही है, ठीक है। ट्रांसपायरेशन के साथ साथ एक और प्रोसेस होता है ग्लूटेशन। ग्लूटेशन की क्या प्रोसेस है? ग्लूटेशन के लिए जैसे ट्रांसपायरेशन के लिए स्टोमेटा होते हैं, इस तरह ग्लूटेशन के लिए हाइड्रोथोर्स होते हैं। हाइड्रोथोर्स से जो वाटर रिलीज होता है इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉप्स, यानी कि ताकि ज़्यादा पानी रिलीज हो सके ड्रॉप की फॉर्म में। ठीक है, सेकंड आ जाता है हेलोफाइट्स। आज हमारा जो टॉपिक है वो है मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। ठीक है, इसमें जो है सबसे पहले जो है आज मैं दूंगा आपको इंट्रोडक्शन इसके हवाले से। मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय होवर्ड कार्टर इन 1938 इन हिज बुक ब्रेन्स ऑफ वर्क। बेसिकली मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी जो है वो जो होवर्ड बताना चाह रहा था वो ये बताना चाह रहा था कि कोई भी बच्चा है, कोई भी इंसान है, वो बाय बर्थ तमाम इंटेलिजेंस लेकर पैदा नहीं होता। वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस, अकॉर्डिंग टू एज, अकॉर्डिंग टू कंडीशंस उसके अंदर इंटेलिजेंस जो है वो अपग्रेड होती जाती है। मिसाल के तौर पे एक चीज़ है कि वो बाय नेचुरल जो है डायमंड होता है, लेकिन कभी कभी हमें कोयले के अंदर से भी, जब कोयले को हम पॉलिश करते तो क्या बन जाता है हमारे पास? डायमंड बन जाता है। तो होवर्ड ने जो है इस थ्योरी को बताने के लिए, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी को बताने के लिए कुछ 9 पॉइंट्स की अपनी एक थ्योरी दी, जिसमें आज हमारे ग्रुप को पॉइंट नंबर 7 और पॉइंट नंबर 8 भी जो हमें मिला है, जिसमें हम उसमें जो एक लेसन भी आपको एवोलेट करके दिखाएंगे। और हॉवर्ड ने ये इस तरीके से बताया कि अकॉर्डिंग टू हॉवर्ड गार्डनर, ईच इंडिविजुअल हैज़ अ यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ दिस इंटेलिजेंस को मेजर अगर करना हो, मिसाल के तौर पर हम किसी पर्सन के अंदर, किसी स्टूडेंट्स के अंदर, किसी टीचर के अंदर भी, नॉर्मली एक कॉमन मैन के अंदर भी अगर हम इंटेलिजेंस को मेजर करना चाहते हैं, एवेल्युएट करना चाहते हैं, तो उसकी इंडिविजुअल एबिलिटीज और स्ट्रेंथ को देखते हुए करेंगे। मतलब बेसिकली ग्रुप में देखते हुए, मिसाल के तौर पर हम प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस भी कर रहे होते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता है कि अगर ग्रुप ने बहुत ही कमज़ोर प्रेजेंटेशन दिया तो ईच मीन दैट कि ईच पार्टिसिपेंट जो उसके अंदर कमज़ोर होगा। तो इंटेलिजेंस कभी भी किसी की मेजर करेंगे या एवेल्युएट करेंगे तो उसकी इंडिविजुअल स्ट्रेंथ और एबिलिटीज पे करेंगे। अपना जो है वो मेरी जो ग्रुप मेंबर है वो आपको आगे पॉइंट नंबर 7 जो है वो हेलो। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो है लर्निंग स्टाइल्स। लर्निंग स्टाइल्स क्या होते हैं? द प्रीफर्ड वेज बाय विच स्टूडेंट्स लर्न।
स्टूडेंट किस तरीके से सीखते हैं। हम सबको पता है कि हमारी क्लास में सारे स्टूडेंट्स एक तरीके से नहीं सीखते, एक तरीके के लर्नर्स नहीं होते। कुछ ऐसे लर्नर्स होते हैं जिनको सिर्फ हम बताते हैं और वो उस बात को समझ जाते हैं। कुछ ऐसे लर्नर्स होते हैं जिनको हमें करके दिखाना पड़ता है। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको हम जब तक पिक्चर्स या कोई उसकी पिक्टोरियल फॉर्म में दिखाएं उसको समझ नहीं आता। और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि जब तक खुद नहीं करते वो नहीं समझते। तो आज हम डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स हमें एक्टिविटी नंबर पेज नंबर 64 सब लोग अपने मैनुअल ओपन करें। पेज नंबर 64 ये सबको करना है। पेज नंबर 64 पर लर्निंग स्टाइल्स दिए हुए हैं। जी जी इसे रीड कीजिए और उसमें टिक कीजिए कि आपका लर्निंग स्टाइल कौन सा है। अपने स्टाइल पढ़ें, उसके बाद वन बाय वन अपने आप लोगों को स्कूटी और आप लोगों को अपना लर्निंग स्टाइल बताना होगा। चेक करिए सबने। यस, टाइम्स अप नाउ। आप बताएं। What expecting? Miss number 3 and number 12. नंबर 3 और नंबर 12 आप वन पे भी हैंड रेज़ ओके, करें। हाँ मैंने कहा मेरा साइड ऑफ 1 1 2 बेटा आपके हाथ डाउन पे भेज। यस और नो 2 3 4 5 6 7 8 8 9 only one side of 3 1 2 3 4 5 6 हाथ खड़ा करें, देखना कॉन्फिडेंट खड़ा करें, नीचे करें, सेकंड आप एक साथ रखा 1 2 3 3 नंबर 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 Number 7 1 2 3 Assalamualaikum everyone. Bismillahirrahmanirrahim. The theory of multiple intelligence was first proposed by Howard Gardner in 1983 in a spring. Today we discuss two intelligence: musical intelligence, visual spatial intelligence. In musical intelligence, teacher teach the students by using singing, composing music, by playing instruments, and in visual spatial intelligence, teacher teach the students by using pictures, images, by designing photos and other things. By using this intelligence, students will become musicians, singers, and compose music. In short, musical director. By using in the intelligence, the students will become in future architect, inventor, engineer, mechanic, etc. By using today's intelligence and their rules, by using this intelligence we study parts of body, and by using this intelligence we study shapes, basic shapes. मैं विजुअल इंटेलिजेंस आर लेके स्टूडेंट्स को डिफरेंट शेप्स के बारे में पढ़ाऊँगा कि हम जो पिक्चर्स के ज़रिए डिफरेंट शेप्स को किस तरीके से बनाते हैं और जो प्रैक्टिकली जो ये शेप्स वगैरह कहाँ पर हमें स्टूडेंट्स को नज़र आ रही है। तो अगर हम बात करें ये पहले जो डायग्राम में ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल क्या होगा कि एक ऐसा शेप जिसके 3 कॉर्नर्स होते हैं, ठीक है। और अगर स्क्वायर की बात करते हैं तो स्क्वायर एक ऐसा शेप है जिसके 4 कॉर्नर्स होंगे और उसके तमाम साइड जो है वो इक्वल होंगे। इसलिए रेक्टेंगल जो है, रेक्टेंगल के इसके भी 4 कॉर्नर्स हैं और इसके तमाम इसके 2 साइड जो लेंथ जो थी सेम होती है। इसलिए सर्कल है, सर्कल की कोई कॉर्नर नहीं होता, लेकिन इसके सेंटर पॉइंट से तमाम पॉइंट्स अगर हम क्या नाम है डिस्टेंस लेंगे, वो डिस्टेंस क्या होता है बिल्कुल सेम होता है, हम रेडियस कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो हमारे पास एक डायग्राम है, अगर आप समझें तो समझते हैं एक रेलगाड़ी एक इंजन है, इसमें डिफरेंट शेप्स जो यहाँ पर जो है ना जाहिर हो रहे हैं। तो मैं स्टूडेंट से पूछूंगा इसके बारे में कि यहाँ पर वो क्या परसीव कर रहा है कि इसको देख कर के यहाँ पर ये 4 शेप्स से कहाँ पर कौन कौन से शेप्स जो है यहाँ पर लगे हुए। तो अगर कोई मुझे बताना चाहे तो
यहाँ पर सर्कल्स कितने हैं? 3 सर्कल थे बीच के 3 सर्कल। वो ट्राइंगल्स कितने हैं यहाँ पर? 2 ट्राइंगल्स हैं। और यहाँ पर स्क्वायर्स कितने हैं? देखिए स्क्वायर 2 है कि 3 है? ये 4 है। लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करूँ तो यहाँ से हमारे पास एक होता है कि 1 2 3 3 स्क्वायर है। और रेक्टेंगल्स यहाँ पर कितने हैं? 3। कौन कौन से? 1 2 और 3। तो आज हम पढ़ेंगे प्लांट्स के बारे में। जैसे कि आपको पता है कि चैप्टर हमारा कंटिन्यू है, हम प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे थे। चलिए पहले मैं आप लोगों से कुछ सवाल पूछती हूँ, उसके जवाब बताएं। हम खाना खाते हैं, कौन बनाता है? और वो हमें लाकर भी कहती है, ठीक है। तो प्लांट्स को खाना देता है क्या? कभी आपने ऐसा किया कि प्लांट्स को जाकर खाना दिया? ये कैसे? पानी तो हम भी पीते हैं, खाना तो नहीं देते हैं उसको। उसके लिए वो भी नेसेसरी होता है, पानी भी डालना होता है। तो वो उनको खाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पानी की ज़रूरत है। और कोई वो खाते हैं? कैसे खाते हैं? देखिए अभी आज हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो ये है कि प्लांट्स अपनी ग़िज़ा कैसे लेते हैं, ठीक है। प्लांट्स को हमें खुद से खाना देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। प्लांट्स में नेचुरली एक प्रोसेस मौजूद है जिससे वो अपनी ग़िज़ा खुद से तैयार करते हैं, ठीक है। उन्हें बाहर से खाना लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। उस प्रोसेस का नाम क्या है? फोटोसिंथेसिस। फोटोस मीन लाइट और सिंथेसिस टू प्रिपेयर, यानी लाइट्स को यूज़ करके प्लांट क्या प्रिपेयर करेगा? खाना। अब हमें प्लांट्स के पार्ट्स तो पता ही है, ठीक है। प्लांट्स होते हैं स्टेम, लीफ और रूट्स। खाना कौन से पार्ट में प्रिपेयर होता है? आइडिया जी? रूट्स में। और कोई? गुड, ठीक है। प्लांट का खाना कहाँ पे प्रिपेयर होता है? लीव्स में प्रिपेयर होता है। देखिए प्लांट्स खाना किस तरह से प्रिपेयर करते हैं? लीव्स में कुछ पिगमेंट्स मौजूद होते हैं जो कहलाते हैं क्लोरोफिल, ठीक है। क्लोरोफिल जो है वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, यानी बाय द यूज़ ऑफ सनलाइट। और हम प्लांट को क्या देते हैं? पानी, ठीक है। सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। पानी तो हम ज़मीन में देते हैं, आपने तो कहा वो पत्तों में खाना खाते हैं। पत्तों में खाना खाने गुड क्वेश्चन। देखो हमने पानी दिया है यहाँ पर सॉइल में, ठीक है। ये हमारा सॉइल है, पानी दिया, अंदर क्या मौजूद है? रूट्स मौजूद है। रूट्स ने वाटर को एब्जॉर्ब किया, ठीक है। वो एब्जॉर्ब करके उसको ऊपर स्टेम तक लेके जाएगा, स्टेम से वो कहाँ चले जाएंगे? हमारे लीव्स में पहुँच जाएंगे। तो इस तरह लीव्स को क्या मिल जाएगा? वाटर मिल जाएगा। और क्या चीज़ यूज़ हो रही है? दूसरी चीज़ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। यानी हमारा प्लांट जो है कोई भी वो किस तरह से अपना What is kinesthetic? Kinesthetic refers to the movement of the body. ये जो इंटेलिजेंस जो किसी भी बच्चों के बॉडी मूवमेंट से वो प्रेजेंट करता है, दैट इज कॉल्ड बॉडीली किनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। अगर हम क्लास में देखें तो हमारे पास ऐसे बच्चे होते हैं जो कि फाइन मोटर स्किल्स यूज़ करते हुए अपनी बॉडी को मूव करते हुए स्कल्पचर बनाते हैं, ड्राइंग बनाते हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको निटिंग उनकी बहुत अच्छी होती है, कुछ की ड्राइंग बहुत अच्छी होती है, कुछ डांसर्स बहुत अच्छे होते हैं, कुछ एक्टर्स बहुत अच्छे होते हैं। ये तमाम चीज़ें जो वो अपने बॉडी के ज़रिए रिप्रेजेंट करते हैं, वो तमाम इंटेलिजेंस बॉडी किनेस्थेटिक इंटेलिजेंस कहलाती है। जैसे वहाँ पर टॉम क्रूज है, शुएब अख्तर है, दे ऑल उनके पास जो इंटेलिजेंस पजल्स करते हैं वो बॉडी किनेस्थेटिक इंटेलिजेंस पजल्स करते हैं। मायार के बारे में, मायार क्या है? एक स्पेसिफिक क्लास, जैसे कि हम क्लास 7 की बात कर रहे हैं। क्लास 7 में उस सब्जेक्ट या फिर वो मजमून जो पढ़ाया जा रहा है उसमें उस क्लास 7 के हिसाब से, उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से हमें कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से वाक़यात हमें बताने चाहिए जिससे वो उस टॉपिक से जो है आशना हो सके। जैसे कि हमारा टॉपिक है तहरीक पाकिस्तान में ख़वातीन का हिस्सा, तो हम 7 क्लास के लिहाज से उसको जो है ख़वातीन, उन ख़वातीन के नाम जिन्होंने तहरीक पाकिस्तान में जिनका नुमाया किरदार है, उनकी किताब
किरदारनिकारी बनाएंगे ताकि वो खुद से उनकी किरदारनिकारी कर सके, उनके बारे में लिख सके, उनकी शनाख्त कर सके, बाय पिक्चर उनकी तस्वीर से उनको पहचान सके कि हाँ ये खवातीन, ये औरत, ये जो है हमारी जो है वो लेडी है जिसने तहरीक पाकिस्तान में अहम किरदार, औरतें भी एक अहम किरदार अदा कर सकती हैं और फिर वो उस टॉपिक के लिहाज से अपनी राय दे सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि वो राय दे सकते हैं। तो कि तालीम रिश्वत की भी बहुत अहमियत है। ठीक है, एक ये भी पॉइंट क्लियर हो गया हमारे इस चैप्टर से। ठीक है, आगे जो है तदरीज जो है नेक्स्ट बच्चों की इंटेलिजेंस को इजाफा किया जा सकता है। स्पीड स्लो, पिच हाई, उसकी स्किल्स, उसकी अपनी पर्सनल थिंकिंग, उन सब चीज़ों को जो मैथमेटिकल लॉजिकल सीक्वेंस के जरिए या इंटेलिजेंस के जरिए जो है इन्हांस कर सकते हैं। इसमें बेहतरीन बच्चों के लिए क्या होता है, IQ लेवल चेक करने के लिए नंबर्स और पैटर्न्स। अगर हम पैटर्न्स की बात करें तो पैटर्न और सीक्वेंस में बेसिक क्या फर्क है कि पैटर्न्स में ज्योमेट्रिकल शेप फिगर्स को यूज़ करके बच्चों को समझाया जाता है, रेडियस दिया जाता है, और सीक्वेंस बेसिकली नंबर का वो मजमूआ होता है किसी खास रूल के तहत असाइन किया जाता है। उन नंबरों को देखते हुए अब अगले नंबर जनरेट कर सकते हो। मिसाल के तौर पर हम बच्चे को जब टेबल याद करवाते हैं तो कुछ बच्चे टेबल याद नहीं कर पाते, तो वो उस टेबल के नंबर्स को क्या करते हैं, ऐड करना शुरू कर देते हैं। ये बच्चे की पर्सनल स्किल होती है। मिसाल के तौर पर 9 की टेबल याद किया, 9 5 का 45 के बाद वो भूल गया, तो कुछ बच्चे काउंटिंग कर लेते हैं, 9 उसमें ऐड कर देते हैं। ये बच्चे की पर्सनल स्किल होती है। और कुछ टीचर समझा भी देते हैं कि अगर कोई टेबल बीच में रह जाता है तो इस तरह से आप ऐड भी कर सकते हैं। तो सीक्वेंस बेसिकली क्या है, नंबर्स एक ऐसा मजमूआ है जिसे किसी खास रूल के तहत क्या किया जनरेट किया जा सकता है। इसके अंदर एक पैटर्न बनाया गया है जिसमें डॉट या सर्कल को इस्तेमाल किया गया है। पहले वाले पैटर्न में 4 डॉट्स लगे हुए हैं, दूसरे वाले में 7 है, तीसरे वाले में 10 है। इसका मतलब ये खास पैटर्न से जनरेट किया गया। और इन पैटर्न में देखा जाए तो नंबर ऑफ डॉट्स की तादाद जो है वो इसमें इजाफा होता है, हर पैटर्न में 3 डॉट्स का इजाफा होता है। तो ये इस तरह के जो सीक्वेंस होते हैं जिनमें नंबरों के गैप्स एक जैसे होते हैं, ये अर्थमेटिक सीक्वेंस कहलाते हैं। अब कुछ सीक्वेंस यहाँ पे मैंने बनाया रैंडमली, जैसे ये नेचुरल नंबर का एक सीक्वेंस बना हुआ है 1 2 3 4। तो नेक्स्ट नंबर बच्चों से पूछा जाएगा, फॉर्म उसकी स्किल होगी, फॉर्म बता देगा 5। फिर उससे थोड़ा सा मुश्किल बनाया 2 4 6 8। द नेक्स्ट नंबर विल बी 10। अब ये आखिरी 2 वाले में क्लास के बच्चों से पूछता हूँ, बताइए क्या होना चाहिए। 1 4 9 16। व्हाट शुड बी द नेक्स्ट? 25। इस तरह से 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, द नेक्स्ट विल बी 5 स्क्वायर। एंड व्हाट विल बी द नेक्स्ट? 1 2 4 7 11। दीज आर मिक्स सीक्वेंस। एक्चुअली ये खास सीक्वेंस नहीं होते हैं, अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक नहीं होते हैं, ये खास सीक्वेंस नहीं बने हुए हैं, ये असल में रैंडम सीक्वेंस कहलाते हैं। 1 2 4 7 11। व्हाट विल बी द नेक्स्ट? 16। इस तरह से है 16। पहले में 1 ऐड हुआ, दूसरे में 2 ऐड किया, तीसरे में 3 ऐड किया, फिर 4 ऐड हुआ, तो नेक्स्ट विल बी 16। इस तरह से बच्चों की IQ लेवल में इजाफा हो जाता है। इसी वजह से पाकिस्तान के अंदर खास तौर पर तमाम डिपार्टमेंटल टेस्ट में सीक्वेंस का टॉपिक रखा जाता है टेस्ट के अंदर, टेस्ट के अंदर। मतलब ये मेडिकल के टेस्ट में भी बहुत सारी इंस्टीट्यूट में टेस्ट किया है। अगर किसी बच्चे की मैथमेटिकल लॉजिकल इंटेलिजेंस में इजाफा होता है, उसके कैरियर के लिए बेस्ट कैरियर उसमें क्या होता है, साइंटिस्ट, मैथमेटिशियन, अकाउंटेंट। ये आजकल देखें तो हर डिपार्टमेंट के अंदर SBB इनकम सेंसस कर रहे हैं, वहाँ पे भी इस सीक्वेंस के या इस तरह के जो नॉलेज वाले बच्चे होते हैं, इंटेलिजेंस वाले, उनके भी कैरियर वहाँ पर होता है। अकाउंटेंट है, उसके अलावा मैथमेटिशियन है, तो मैथमेटिक्स पे बाकायदा जो है उनका भी डिग्री दी जाती है। तो आज का हमारा जो टॉपिक था मैथमेटिकल लॉजिकल इंटेलिजेंस, यहाँ पे है। अपने साथ इंगेज करें और मोस्ट इम्पोर्टेंटली उनके आइडियाज़ को या जो भी उन्होंने नोट लिखा हुआ है उसको अच्छे तरीके से अप्रिशिएट करें। यानी अगर हम क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं तो वो क्रिटिसिज्म कंस्ट्रक्टिव होनी चाहिए, ठीक है। इसी तरह से दूसरी बात ये है कि अगर हम डेली बच्चे को हमने समझ लिया कि ये बच्चा उनकी वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो वीक है, हमने क्या किया, डेली बेस पर बच्चे को एक एक पैराग्राफ दे दिया कि बेटा आज आप इस पे लिख के लाएँ। ये डिपेंड करेगा क्लास लेवल पे, ठीक है। हो सकता है कि बड़ी क्लास में तो आपको दूसरी एग्जांपल दें, बट मैं छोटी क्लासेस की बात कर रहा हूँ कि बेटा आपने स्कूल पे जुमले लिख के लाने हैं, आप फैमिली पे लिख के लाएँ। इस तरह से डेली बेसिस पे अगर बच्चा स्टार्ट ले 2 सेंटेंसेस से और एंड ऑफ द मंथ अगर वो आपको 6 से 7 सेंटेंसेस भी विदाउट एनी मिस्टेक लिख के दे दे तो मैं समझता हूँ ये हमारी जीत होगी, ठीक है। थैंक यू।
ये कम्युनिकेशन के ज़रिए लोगों को अपनी तरफ माइल कर सकता है, जिससे हमारे पास पॉलिटिशियंस आ सकते हैं, और अगर एक बेस्ट कम्युनिकेटर है तो वो सेल्स पर्सन बहुत बेहतरीन हो सकता है, यानी अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकता है। इसके अलावा एक टीचर भी जो है एक बेस्ट इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस होता है, क्योंकि वो अपनी चीज़ों को किस तरीके से डिलीवर कर रहा है, ठीक है। और मोटिवेशनल स्पीकर्स को देखते हैं जिनकी बॉडी मतलब मीन्स की आप पर्सन एक्टिविटी को देख कर कॉपी करते हैं, इसके अलावा उनकी एटीट्यूड को आप पसंद करते हैं, तो वो भी इन्हीं सलाहियतों की वजह से ही आते हैं, ठीक है। ये जो है बाय बर्थ वो पर्सनैलिटी होती है जो कि नेचुरली उसके अंदर होती है, सही है। इसी तरीके से आपकी तरह मोटिवेशनल स्पीकर्स भी होंगे आप जिनको आप पसंद करते होंगे, तो बताएं आप लोगों में से कौन जो जिसको फॉलो करते हुए जो है उनके स्टाइल को जो है वो कॉपी करते हैं। कोई एक बहुत सारे स्पीकर्स हैं जिनके स्टाइल्स को कॉपी कर रहे होते हैं, सिर्फ स्पीकर्स नहीं, मोटिवेशनल स्पीकर्स नहीं, बल्कि हम टीचर्स को भी इस तरीके से कर रहे होते हैं। और एक टीचर जो है वो क्या कर रहा होता है, स्टूडेंट्स के अंदर ये एबिलिटी को क्या कर रहा होता है, इन्हांस कर रहा होता है, लाइक डिबेट कॉम्पिटिशन के थ्रू, ठीक है। आप क्या करते हैं, क्लास को कंट्रोलर्स के लिए जो है वो मॉनिटर जो है वो बना देते हैं, इस तरीके से आप उनकी सलाहियतों को उभार रहे होते हैं, ठीक है। तो ये था हमारे पास इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। अस्सलामुअलैकुम। आज का टॉपिक है हमारा मल्टीपल इंटेलिजेंस। इसके अंदर जैसे कि कोई भी स्टूडेंट या कोई भी बच्चा, इसके अंदर एक चीज़ को सीखने के बहुत से वेज हैं उसके अंदर। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो किसी चीज़ों को बहुत जल्दी क्विक कर लेते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं किसी चीज़ को कवर करने में, ठीक है। तो टॉपिक हमारा आज किसी के ऊपर है, इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कुछ, जैसे कि हमारे पास तकरीबन 9 अलग अलग तरह के इंटेलिजेंस थे, जिनको हमसे पहले वाले ग्रुप ने बहुत डीपली और बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो हमारे पास जो दो बेसिक जो हमारे पास इंटेलिजेंस है, एक है हमारी बॉडी इंटेलिजेंस या बॉडी काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, जिसके अंदर कोई भी स्टूडेंट या कोई बच्चा जो सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज को देखकर उससे इंस्पायर होकर उसकी एक्टिविटी को वो अडॉप्ट करता है। और सेकंड है हमारे पास इंटरपर्सनल स्किल या इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। इसके अंदर कोई स्टूडेंट या कोई बच्चा जो सामने वाले के पर्सनैलिटी को या उससे इंस्पायर होकर वो उसका टॉकिंग स्टाइल, उसके वॉकिंग स्टाइल और वो उसको तकरीबन कॉपी करने की कोशिश करता है और कॉपी करता भी है। तो इसके बारे में डिटेल जो है वो हमारे नेक्स्ट जो है वो करेंगे इसमें